गीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं, और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। लौकी की फसल में जरूरी कार्यों को करके ले अधिक उत्पादन। गुलाब की फसल में लगने वाले रोगों का करें समय रहते नियंत्रण। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने लौकी की खेती की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक लौकी के उत्पादन के लिए खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और फसल सुरक्षा के उपायों को अपनाना जरूरी है। तो आप लौकी की फसल में इन सभी कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया विषय विशेषज्ञ प्रांजल सिंह राजपूत से। तो उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, आज कद्दू वर्गीय फसलों में सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा जो सबसे मुख्य फसल है कद्दू वर्गीय फसलों की, लौकी। और बहुत सारे हमारे किसान भाई इन फसलों को अभी अपने खेतों में लगा भी चुके होंगे और इस समय जो हमारी फसल है वो बढ़वार की स्थिति में है। सबसे ज़्यादा जो हमें इस समस्या होती है या जो हमारे फसलों को नुकसान पहुँचता है इस समय में, वो होता है खरपतवारों के द्वारा। और ये हमारे मृदा में उपलब्ध पोषक तत्व हों, चाहे हमारे द्वारा दिए गए पोषक तत्व हों, पानी और प्रकाश, इन सभी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा करके ये हमारे पौधे की बढ़वार को कम कर देते हैं, जिसके कारण हमें उत्पादन में बहुत अधिक क्षति का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन खरपतवारों को हमें अपने खेतों से निकालना चाहिए और समय समय पे निराई गुड़ाई के कर्षण क्रियाएं जो होती हैं उनके द्वारा इन अपने फसल को बचाकर इन खरपतवारों से रखना चाहिए। किसान भाइयों, लौकी की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में सिंचाई करते हुए पोषक तत्वों का प्रयोग कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। सिंचाई प्रबंधन हमारे फलों के उत्पादन, सब्जियों के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। खासकर गर्मियों के सीजन में जो हमारी खड़ी फसलें रहती हैं, उनमें अगर हम सुचारू रूप से सही समय पे सिंचाई प्रदान न कर पाएं तो हमारी फसलों का उत्पादन जो है बहुत कम हो जाता है या ना भी होता है। सामान्यतः जो लौकी की फसल होती है उसमें 3 से 5 दिनों के अंतराल में सिंचाई की जाती है, परंतु ये जो 3 से 5 दिनों की सिंचाई का अंतराल है, ये मौसम और मिट्टी की किस्म, इन सब बातों पे निर्भर करती है। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं फसल में जल भराव ना हो या कमी ना हो, मिट्टी ना फटे
मतलब कमी और अधिकता हमें दोनों चीज़ों को नियंत्रित रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं पोषक प्रबंधन की। पोषक प्रबंधन में हमारे किसान भाइयों, आप सभी ने NPK और FIM का बेसल डोज सभी ने दिया है। उसके बाद अभी खड़ी फसल में हमें आवश्यकता अनुसार 19-19-19 जो NPK है उसका 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा 200 लीटर पानी में स्प्रे करना चाहिए, जिससे पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता रहे और उनका विकास और वृद्धि अच्छी हो। इसके बाद अगर हमें आवश्यकता पड़ती है, जब पौधे पुष्पन की स्थिति में हो उस समय हम 05234 PK का जो स्प्रे है वो करें 2 किलोग्राम प्रति 200 लीटर पानी में, जिससे पौधों में फलन अच्छी हो और अच्छी पैदावार हम प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों, लौकी की फसल को कुछ कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसी श्रृंखला में अगला जो प्रबंधन आता है वो होता है फसल सुरक्षा। फसल सुरक्षा में हमें जो सर्वाधिक परेशानी होती है वो होती है रेड पंपकिन बीटल नामक कीड़े से। रेड पंपकिन बीटल जो है ये लौकी की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके प्रबंधन हेतु हमें क्लोरोपायरिफास का 20 किलोग्राम का डस्ट जो है प्रति एकड़ के हिसाब से डस्टिंग करनी चाहिए। इसके अलावा ये हम लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं और उचित होगा कि हम क्लोरोपायरिफास के साथ साइपरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है उसे भी हम 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। इस कीट के अलावा कुछ वातावरणीय रोग जो है वो भी हमें लौकी की फसल में नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें प्रमुख है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू पौधों की पत्तियों में सफ़ेद पाउडर जैसा जम जाता है, जिससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और पैदावार पे नुकसान होता है। ये मौसमी कारणों से ज़्यादा होता है, जैसे हमारी खड़ी फसल में पुष्पन के समय जब बादल आते हैं या बारिश हो जाती है, जिसके कारण हमें अक्सर पाउडरी मिल्ड्यू रोग का सामना करना पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए हमें कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका 20 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे बना के घोल कर स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रख के आप अपने फसल की पैदावार को बढ़ाएं और अच्छी उत्पादन प्राप्त करें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और सीएम फेस पर प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर के बात होती है, लेकिन हमारी पार्टी में कई दावेदार हैं, तो क्या बुरा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहुत फर्क है। जहां पर योगी सरकार ने सारे गैंगस्टर्स पर काबू करने का काम किया, वहीं यूपी में तो साथ ही राजस्थान में 4.5 साल होने के बाद भी अपराध की राजधानी बना हुआ है। पायलट के अनशन को लेकर के CWC के सदस्य रघुवीर मीणा ने बयान देते हुए कहा कि कोई भी नेता संगठन से बड़ा नहीं होता। बड़े नेताओं को भी मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए, ताकि छोटे कार्यकर्ता निरुत्साहित नहीं हो। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। फूलों में गुलाब का महत्वपूर्ण स्थान है। गुलाब के फूलों की मांग साल भर बनी रहती है, जिसकी खेती कर किसान काफी अच्छी आय कमाते हैं। लेकिन गुलाब की फसल में कई तरह के रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिनका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो गुलाब की फसल में भारी नुकसान हो सकता है।
तो गुलाब की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद अंसार से। इसमें हम लोग देखते हैं कि गुलाब में बहुत तरीके की बीमारियां और कीट लगते हैं। बीमारियों की वजह से जो फसल होती है वो बुरी तरीके से प्रभावित होती है। तो सबसे पहले हम लोग जो फफूंद जनित बीमारियों की बात करते हैं तो उसके अंदर एक सबसे बड़ी बीमारी है तने का सूखना, जिसको हम लोग डाई बैक बोलते हैं। इस रोग में हम लोग देखते हैं कि जो इसका प्रमुख लक्षण है, इसमें जो तने होते हैं ऊपर की तरफ से सूखना शुरू होते हैं और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ वो सूखना शुरू हो जाते हैं। कुछ समय के बाद ऐसा दिखता है कि पूरा पौधा तना पूरा पहले वो सूखता है और वो पूरा पौधे को सुखा देता है। तो इसमें क्या होता है, जब पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है तो उसमें फ्लावरिंग जो होती है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। यदि इसका हम लोग ससमय इसका अगर उपचार ना करें तो इसमें बहुत नुकसान को उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, डाईबैक रोग यह एक कवक जनित प्रमुख रोग है। ये पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की ओर जाता है। सामान्यतः शाखाओं की कटाई के बाद कटे हुए स्थान से आगे बढ़ता है, जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं। कवक के अलावा ये रोग उर्वरकों के अनुचित प्रयोग, अधिक सिंचाई, जल निकास की उचित व्यवस्था न होने से और प्रकाश के अभाव के कारण भी होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर अलग कर दें, साथ ही कटे हुए भाग पर बोडो पेस्ट लगाएं और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जो तना है, जो प्रभावित भाग है, वो प्रभावित भाग कभी कभी क्या होता है कि किसान भाई सफाई, जब खेत की सफाई ज़्यादा नहीं रखते हैं या खेत में कोई प्रबंधन की कोई उचित तकनीक नहीं अपनाई जाती है, तो हम लोग देखते हैं कि जो तना होता है हमारा, वो उसको किसान क्या करता है, काट करके खेतों में फेंक देता है कि खेत में छोड़ देता है। तो वो जो फफूंद होता है उसके सर्वाइवल के लिए, उसके बचने के लिए आश्रय प्रदान करता है और वो मिट्टी में पड़ा रहता है। जब हमारा जो फसल जो आगे तैयार होती है, जो आगे बढ़वार होती है, तो उसमें वो फसल को पुनः प्रभावित करता है। तो यदि हम लोग इसकी प्रबंधन की बात करें तो खेतों में सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है इसके अंदर। यदि आपको प्रभावित अगर कोई पौधा दिखता है जिसके अंदर टहनी ऊपर से सूख रही है, तो हम लोग सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे उस टहनी को हम लोग काट करके खेत से हटा दें। जितने भी प्रभावित पौधों में या कोई छोटे भाग में अगर उस तरह का लक्षण दिख रहा है तो हम लोग सबसे पहले उसको काट करके उसको हम लोग खेत हटा देंगे पौधे से। जो तना हम लोग काटेंगे जो प्रभावित पौधों में से, तो उसमें हम लोग जो कटे वाले स्थान पर हैं पौधों में हम लोगों को कुछ फफूंदनाशी का भी उपयोग करना चाहिए। यदि हम नहीं करते हैं तो उनमें फिर से दूसरे कोई फंगस या फफूंद उसमें लग सकते हैं। तो हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक गाढ़ा पेस्ट बना करके जो कटे वाले स्थान है उसके ऊपर हम लोग उसको एक लेप लगा दें, ताकि उनमें दूसरा कोई फफूंद उसके ऊपर ग्रो ना कर सके, ताकि वो पौधा आगे प्रभावित ना हो। पत्ती धब्बा रोग ये गुलाब की फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। पीले भूरे से गहरे रंग के धब्बे पत्तियों और तने पर दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त हिस्सा खराब होकर गिर जाता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखा और पत्तियों को काटकर जला दे। साथ ही 10 से 15 दिन के अंतराल पर मैंकोजेब 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करें। गुलाब के पत्तियों पर एक सफ़ेद रंग की एक पाउडर की एक परत चढ़ी हुई दिखाई देती है, जिसको हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं या चूरोडिल लसिता बोलते हैं उसको। हम लोग देखते हैं कि पत्ती के ऊपर वो पूरी तरीके से पत्ती को कवर करता है और देखते देखते वो पत्तियों पर ही नहीं बल्कि टहनियों पर और जो हमारे फूल बने हुए हैं फूलों में भी उसकी एक सफ़ेद परत दिखती है। तो इस तरीके से प्रभावित पौधे में जो बढ़वार होती है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। और जो इसके अंदर फूल बनते हैं, फूल तो जो बनते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। यदि कली जो बन रही है, जो बड्स बन रहे हैं, अगर उनके ऊपर इस फफूंद का अगर अटैक होता है या उसमें उसको फंगस उसके ऊपर इन्फेक्ट करता है, तो जो बड होते हैं वो खुलते नहीं है, वो कली छोटी सी बनी रह जाती है जिससे फूल नहीं बन पाता है। तो इससे जो हमारा जो फूल का उत्पादन है वो प्रभावित होता है।
हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग जो गुलाब की फसल को लगाते हैं, कभी कभी हम लोग बहुत सघन लगाते हैं जिसमें हवा का प्रवाह बहुत कम होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पत्तियां एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलैप होती हैं और उनमें एरिएशन जो होता है, हवा का प्रवाह बहुत कम होता है। ऐसे में क्या होता है कि इस तरीके से अगर कोई हमारा जो गुलाब का अगर हम लोग खेती किए हुए हैं तो उनमें इस तरीके की बीमारी की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो इसके अंदर सबसे प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग इसके अंदर एक उचित दूरी बना के रखें पौधे के अंदर और उसका समय उसमें हम लोग प्रूनिंग करें उसके अंदर। और इसमें अगर हमको अगर प्रभावित पौधा अगर कोई दिख रहा है जिसमें इस तरह से फफूंद अगर इस तरह से लगा हुआ है तो उसमें हम लोग उसमें मैनेजमेंट का जो प्रभावी तरीका हम लोग के पास में जो फंजीसाइड का स्प्रे उसको हमको समय उसके अंदर करना आवश्यक होता है। तो हम लोग इसके अंदर फफूंदनाशी का छिड़काव अवश्य करेंगे। पहला छिड़काव हम लोग मैंकोजेब से करते हैं, 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर पहला छिड़काव करेंगे। दूसरी दवा जो है हम लोग टेब्यूकोनाजोल की दवा आती है, टेब्यूकोनाजोल 1 ml दवा जो है 1 लीटर पानी में घोल बना करके उसका हम लोग स्प्रे करें। यदि अगर ये बीमारी पुनः अगर हमको कहीं 15 दिन के बाद या 12 दिन के बाद में अगर कुछ 2 हफ्ते के बाद अगर दिखाई देती है तो हम लोग इन कवकनाशियों का दोबारा एक बार छिड़काव करें। इससे पौधा स्वस्थ हो जाएगा और वो अच्छा उत्पादन देगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में ग्वार की खेती दाने और फलियों के लिए बड़े पैमाने पर की जाती है। तो जो किसान हरी फलियों के लिए ग्वार की खेती करना चाहते हैं तो उनको इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए उन्नत तकनीक से खेती करनी होगी। तो आप हरी फलियों के लिए ग्वार की खेती कैसे करें, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ग्वार प्राचीन बहुउद्देशीय गहरी जड़ों वाली सूखा प्रतिरोधी दलहनी फसल है और इसकी खेती असिंचित और बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसलिए ये मरु प्रदेश की प्रमुख फसलों में से एक है। इसका मुख्य रूप से सब्जी, बीज, हरा चारा, हरी खाद और ग्वार गम के रूप में उपयोग होता है। इसलिए इसकी खेती किसानों के लिए अच्छी आमदनी का जरिया बन सकती है। तो हमारे जो किसान भाई सब्जी वाली ग्वार की खेती करना चाहते हैं तो वह इस समय इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन बुआई से पहले आपको इसकी उन्नत किस्मों के चयन पर विशेष ध्यान देना होगा। तभी आप इस फसल से अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार ले सकते हैं। ग्वार फली की उन्नत किस्मों में पूसा मौसमी, पूसा सदाबहार, पूसा नवबहार, दुर्गा बहार, शरद बहार, M83, गोमा मंजरी, AHG 13 किस्में हैं, जिसमें से आप किसी भी किस्म का चयन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती वैसे तो सभी प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है, परंतु उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सही होती है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की रेतीली मिट्टी भी ग्वार फली फसल के लिए उपयुक्त होती है। इसकी खेती हल्की क्षारीय लवणीय भूमि में जिसका pH मान 7.5 से 8 तक हो वह भी की जा सकती है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद कल्टीवेटर से 2 जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लिया जाता है। किसान भाइयों, खाद उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर करना सही रहता है, लेकिन हमारे जो किसान भाई किसी कारणवश मृदा परीक्षण नहीं करवा पाए हैं तो वो प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद, 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 5 किलोग्राम जिंक का उपयोग करें। इन उर्वरकों को खेत की अंतिम तैयारी के समय खेत में डालना चाहिए। किसान भाइयों, ग्वार फली के बीज की बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर 14 से 16 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और अब बात आती है बीजोपचार की।
तो आज के समय में कोई भी फसल कीट रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है और ऐसे में कम खर्च में बीज को आसानी से उपचारित करने वाली समय में फसल को कीट व्याधियों से बचाया जा सकता है। इसके लिए पहले फफूंदीनाशक कार्बेडाज्म 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद कीटनाशी से और अंत में 10 से 12 ग्राम राइजोबियम कल्चर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके छायादार स्थान पर सुखावर बुवाई करें। ग्वार की बुवाई आमतौर पर किसान छिड़कवा विधि से करते हैं, लेकिन इस विधि से पैदावार कम मिलती है। इसलिए ग्वार फली की अच्छी पैदावार लाने के लिए आप इसकी बुवाई पंक्तियों में करें, जिसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए बीजों की बुवाई करें। किसान भाइयों, बुवाई के बाद फसल में खरपतवारों की समस्या बहुत देखने में आती है, जिसके लिए आप समय समय पर निराई गुड़ाई करके खेत में से खरपतवारों को निकालते रहें। इससे जड़ों में वायु संचार अच्छा होता है, जिससे फसल की बढ़वार भी अच्छी होती है और ऐसी फसल से आगे चलकर किसान भाइयों को हरी फलियों की अधिक पैदावार भी मिलती है। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव मानपुरा, जिला प्रतापगढ़ के गुलाब सिंह ने आपने अपने स्तर पर वानिकी पौधों की नर्सरी तैयार करने के बारे में जानकारी चाहिए ताकि आपको अच्छी पौधे मिल सके। तो गुलाब सिंह जी, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाई, मैं पूजा कुमारी, गृह वैज्ञानिक। आज मैं आप सभी को कृषि वानिकी की पौधशाला कैसे तैयार करें इस विषय पर बताऊंगी। तो जैसा कि किसान भाई जानते हैं, कृषि वानिकी एक बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। अगर किसान भाई अगर उनकी कोई खेत या ज़मीन खाली पड़ी है या फिर अपने खेतों के मेड़ों पर अगर वानिकी के पौधे लगाते हैं तो उन्हें आर्थिक फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले इसमें होती है कि क्या नर्सरी हम कैसे बनाएं इसकी। तो किसान भाई इसके लिए पॉपुलर या फिर सहजन, सागवान, बांस, झाड़ू इत्यादि के पौधों की नर्सरी लगा सकते हैं। नर्सरी या पौधशाला वो स्थान है जहां बीज की बुवाई, पौधों को तैयार करना, तैयार पौधों की देखभाल और उन्हें रोपण के लिए स्थान उपलब्ध कराना होता है। सामान्य तौर पर व्यावसायिक नर्सरी में फल, औषधीय और वानिकी पौधों को तैयार किया जाता है। नर्सरी या तो आप खुले प्रक्षेत्र या पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में तैयार कर सकते हैं। पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में पौधे लगाना खुले की अपेक्षा अधिक फायदेमंद होता है। सिंचाई निश्चित तापमान, आर्द्रता एवं नमी मिलने की वजह से साधारण रूप से उगाए गए पौधों की अपेक्षा गुणात्मक एवं परिणात्मक रूप से काफी बेहतर होते हैं। नर्सरी लगाने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है वो बीजों का चुनाव करना होता है। तो किसान भाई जब बीज का चुनाव करेंगे तो ऐसे पेड़ों को लेंगे जो कि सीधे हों तथा जिनकी शाखाएं कम हों। तो ऐसे पेड़ों के जो बीजे लेंगे वो अधिक उत्तम होता है। इन बीजों को लेने के बाद इनको सुखाकर फिर उसकी ग्रेडिंग करके उसे हम केमिकली ट्रीट करते हैं। रसायन से उपचारित करने के लिए हम क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा का उपयोग करेंगे, जो कि 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर हम बीजों को उपचारित करेंगे। अगर किसान भाई पॉपुलर या फिर बांस की कटिंग लेते हैं, उनका कलम तैयार करते हैं, तो उसे भी पहले उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद किसान भाई इसे या तो खाली पड़ी ज़मीन पर या फिर पॉलीथीन के बैग में बनाकर इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी वो स्थान है जहां मूल वृंत तैयार करने के लिए बीजू पौधों की बीज की बुवाई की जाती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की क्यारियां, प्रोट्रे, प्लास्टिक क्रेट्स का प्रयोग किया जाता है। पौधशाला हेतु उपलब्ध 4 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई की पॉलीथीन थैलियां लेकर 5 से 6 छिद्र कर लें। थैली के आधे भाग में 10 से 12 छिद्र हो जाएंगे। इसके बाद थैलियों को भरने के लिए पौधशाला की क्यारियों में ही छनी हुई गोबर की खाद, चिकनी मिट्टी और बालू रेत को बराबर भाग में मिलाकर मिश्रण बना लें और फिर थैलियां भरना शुरू करें। थैलियां भरकर क्यारियों में सीधे रखें।
जिससे छोटे पौधे कलम लगाने और पानी देने में आसानी होगी। साथ ही आप इनमें दूसरे पौधों को भी लगा सकते हैं। किसान भाई अगर नमी का ध्यान रखें तथा समय समय पर कीटों का या फिर कोई भी बीमारी है उसका रोकथाम करे, प्रबंधन करे, तो उनकी नर्सरी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। अगर कीट का प्रबंधन करना है तो किसान भाई क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा का 2 ml प्रति लीटर पानी में छिड़काव करेंगे। अगर उन्हें अपने पौधों में कोई भी रोग दिखता है या फिर कोई भी ऐसा हानिकारक चीज़ दिखता है तो किसान भाई इसके लिए मैंकोजेब नामक दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर स्प्रे करेंगे। इस प्रकार किसान भाई अगर वैज्ञानिक तरीके से नर्सरी तैयार करते हैं अपना, तो किसान भाइयों को बहुत ही फायदा होगा तथा इनसे जो पेड़ भी बनेंगे वो काफ़ी स्वस्थ और मजबूत बनेंगे। धन्यवाद। और अब देखते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों में क्या रहा है प्रमुख फसलों का दाम।